प्रणाम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संघर्ष के अगले पड़ाव पर हम हैं। अभी जो पड़ाव है इसमें सिर्फ डिबेट्स हो रही हैं कि आगे क्या करना है। पिछले लेक्चर में हमने एचआरए और सूर्य सेन वाला जो एस्पेक्ट था वो पूरा कवर करा। यहाँ से अगले 6-7 सालों तक, वहाँ से अगले 7-8 सालों तक समझ लीजिए 1931 से मेन स्ट्रीम में डायरेक्ट दिखने वाले फ्रीडम स्ट्रगल, दिखने वाले स्ट्रगल्स नहीं हुए। पूरा विश्व, द एंटायर वर्ल्ड, इनफैक्ट एंटायर यूरोप, नॉट एग्जैक्टली वर्ल्ड, was moving towards a certain conflict, right? 1929 वर्ल्ड इवेंट्स अगर आप देखें तो 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हुआ था, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जिसने यूरोप की काफी सारी इकोनॉमीज को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका की इकोनॉमी तो ठीक है। हिटलर हैज टेकन ओवर जर्मनी, 1930s, Hitler has taken over Germany. He has appointed himself chancellor and he has started playing his own games. उस तरफ जापान में इंपीरियलिज्म बढ़ रहा है, राइट? 1934 में जापान ने मंचूरिया को कैप्चर कर लिया था। ओके, ये सारी चीजें हो रही है, वर्ल्ड की ये सिचुएशन है। भगत सिंह के बाद एक चीज, वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका इंपैक्ट इज फेल्ट अ लॉट, वाज द राइज ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। 1920s और 1930s, in 1920s and 1930s, part of 1940s also, there were a lot of protests, etc., of the labor class and the farmers through the किसान सभास, ओके, जिसको गवर्नमेंट ने बहुत फोर्स से सप्रेस किया हुआ था। एक मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको, पृष्ठभूमि बना रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है। इन एडिशन टू दैट, हालांकि भगत सिंह वाज हैंग, उनके आइडियाज का जो प्रचार हुआ था, हिज आइडियोलॉजी वाज वेरी वेल नोन नाउ टू द पीपल ऑफ इंडिया इन जनरल, स्पेसिफिकली टू द कांग्रेस। तो उनका आइडियोलॉजी जो था रेवोल्यूशन का, that was, though the objective may be the same, but that was a complete paradox to the Gandhian idea of how to get independence. कुछ कांग्रेस मेंबर्स, ऐसा बोला जाता है कि भगत सिंह के थॉट से हेविली इन्फ्लुएंस हुए। इसलिए 1930s के पीरियड में आप देखेंगे कि कांग्रेस में एक पार्ट है जो पूरा लेफ्ट की तरफ झुक गया था, जिसमें नेहरू जी भी थे। ओके, भगत सिंह के विचारों का प्रभाव हो सकता है, या वो फार्मर स्ट्रगल्स और प्रेजेंट स्ट्रगल्स और लेबर यूनियंस के स्ट्रगल्स का नतीजा हो सकता है, राइट? कारण कुछ भी हो, बट दिस डेफिनेट टिल्ट कैन बी सीन, might be a small faction or might be a big faction of the Congress, but this tilt can definitely be seen in the Congress. ये झुकाव बिल्कुल दिखता है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ 1930s में, एंड द क्वेश्चन वाज, ये जो हम राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं, इसका भविष्य क्या है? What is the future of the national movement?
ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस खत्म हो चुका है, ध्यान रखिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, मैकडोनाल्ड अवार्ड आ चुका है, पूना पैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब देयर इज अ लल एंड द डिबेट वाज फ्यूचर क्या है अभी, आगे जो स्वतंत्रता, जो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1928-29 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट करी, वो पूर्ण स्वराज हासिल करने का अब क्या तरीका है, क्योंकि मास मूवमेंट तो अभी चल नहीं रहा है, जो नागरिक अवज्ञा था वो तो बंद हो चुका है। ठीक है, अब आगे व्हाट इज द फ्यूचर, यह आंदोलन को आगे कैसे चलाना है। तो फिर बात आके वही रुकती है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के बाद उठा था सवाल, फिर से वही सवाल आया है, आगे क्या। इसमें दो ओपिनियन तो तभी भी थे 1922 के बाद, नो चेंजेस एंड प्रो चेंजेस, ये दो स्टैंड्स तो तभी भी थे, यहां पे भी थे। सबसे पहले गांधी जी का स्टैंड, राइट, इनका स्टैंड क्या था, सबको क्लियर ही है, गांव में जाके रचनात्मक कार्य करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क इन विलेजेस, उनकी परिस्थिति सुधारे, वहां जो सामाजिक बीमारियां हैं, सोशल इविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उसके खिलाफ लड़े, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़े, क्योंकि अभी अंबेडकर जी को बहुत कुछ वादे किए गए थे, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़े, राइट, डाउरी सिस्टम के खिलाफ लड़े, विलेजर्स के एजुकेशन पे ध्यान दें, कांग्रेस को डीप पेनेट्रेशन दें विलेजेस में। ठीक है, क्यों, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा that when the next mass struggle comes, उसके लिए आइडियोलॉजिकली लोग तैयार हो जाएंगे, बिकॉज कोई भी मास मूवमेंट वॉलंटियर्स के बिना हो नहीं पाएगा, लोगों के बिना हो नहीं पाएगा, और लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, कांग्रेस द्वारा कोई भी की गए जन आंदोलन में लोग क्यों सक्रिय होंगे, लोग इसलिए सक्रिय होंगे क्योंकि वो कन्विंस्ड हैं इस आइडियाज और आइडियल्स के बारे में, राइट। तो गांव में जाके प्रचार करे, तो ये था गांधी का स्टांस। फिर दूसरे थे जिनको हम बोल सकते हैं द न्यू स्वराजिस्ट्स। द न्यू स्वराजिस्ट्स ये वो लोग हैं जो पुराने स्वराजिस्ट की तरह काउंसिल एंट्री की बात करते थे, काउंसिल एंट्री की बात करते थे। इनका यह मानना था कि अभी कोई मास मूवमेंट जब नहीं है, वी शुड यूटिलाइज द काउंसिल्स एंड स्प्रेड आवर मैसेज इंस्टेड ऑफ मास पॉलिटिक्स, waiting for an opportunity for mass politics. Till that opportunity comes, we should engage in constitutional politics. ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे हमने पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमने चुनाव लड़ने चाहिए, चुनाव जीतने चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों का
इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बना रहेगा। When they see Indians taking up the Britishers in the assemblies, right? And when they read about it, and when they get to know about it, this will keep the morale of the people very high और उनको राष्ट्रीय मसलों में इंटरेस्टेड रखेगा। यहां पर आप सिर्फ समाज सेवा की बात कर रहे हैं, आप अंग्रेजों के खिलाफ एक होने की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं लोगों का इंटरेस्ट न चला जाए। ये एक लॉजिक था। अब ये लॉजिक वाले लोग कौन थे? नाम लिख लीजिए आप, असफ अली, सत्यमूर्ति, भुलाभाई देसाई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। अब ये दो ट्रेंड तो 1922 से ही थे। आप देख लो, प्रो चेंजेस नो चेंजेस वाला ही डिबेट है। लेकिन अब लेफ्ट से इंस्पायर्ड एक और ट्रेंड दिखने को मिला। इसके मेन प्रोपोनेंट थे नेहरू जी, और ये लोग ये बोल रहे थे कि न कंस्ट्रक्टिव वर्क न काउंसिल एंट्री, दोनों नहीं। जनता जाग चुकी है, तो इन्होंने दोनों का विरोध किया। और इनका ये था कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास मूवमेंट शुरू हो चुका है, इसको हमने कंटिन्यू रखना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे, क्या आएंगे, वो सब ठीक है, लेकिन एक जो पूरा माहौल बना है, लोग एकजुट होकर, इफ दे आर स्टैंडिंग अप टू द ब्रिटिश, राइट, देन एंड पीपल आर स्टिल विलिंग टू डू दैट इवन फर्दर, if people are willing to do that even now, then this non-constitutional mass movement should continue, right? अब ये लोग भगत सिंह की भाषा बोलने लगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से HSRA क्यों हुआ था? सोशलिज्म ये वर्ड ऐड हुआ था। तो इन्होंने भी बोला कि बेसिक गोल क्या है। अगर आप इंपीरियलिज्म देखो एंड यू ट्राई टू वर्क आउट द कॉज एंड इफेक्ट, व्हाई इज देयर इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म टुडे? एंड द बेसिक रीजन वाज कैपिटलिज्म। M.N. रॉय भी एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं भारत में, लेफ्ट विंग के। तो अल्टीमेट गोल क्या है, ये ओपनली बोला जाने लगा। अल्टीमेट गोल ये है, एबॉलिश कैपिटलिज्म एंड ब्रिंग इन सोशलिज्म। काइंड ऑफ व्हाट भगत सिंह हैड सेड, दैट विदाउट सोशल, और ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंडिपेंडेंस, नॉट ओनली इंडिपेंडेंस. Our objective is formation of an equal and egalitarian society. The moment you say that, you come to socialism. तो कैपिटलिज्म को पूरी तरह एबॉलिश कर दो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म। और ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म बिना मास मूवमेंट के नहीं आ सकती। ठीक है। फ्रांस, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस, फ्रांस में जब सोशलिज्म आया 1791 में, फ्रांस में बर्बन्स 1830 में वापस आ गए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी कहानी है फ्रांस की, नेपोलियनिक वॉर्स, अरे बहुत लफड़े हैं। ठीक है। बट जब रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था, तो वो रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म था।
एकदम से सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, कुछ उसी तरह की चीज चाहिए, कुछ उसी तरह की चीज चाहिए। तीसरी चीज जो इन्होंने बोली थी, क्लास स्ट्रगल। इनका ये बोलना था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डज इंपीरियलिज्म वर्क। Political owners today might be the British, but who are cooperating with them? Who are the people who are being benefited by the British? The elites, the merchants, and the trading class, because they are getting all opportunities to exploit the lower sections of the society. इसीलिए तो काफी सारे जो आंदोलन हुए हैं भारतवर्ष में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, 1857 से ही ले लीजिए, जो किसान आंदोलन वगैरह भी हुए हैं, उसमें लैंडलॉर्ड्स कहां थे पेजेंट्स के साथ? नहीं थे, क्योंकि जिस तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो एलिट्स को हेल्प कर रही थी। तो अगर इंपीरियलिज्म को हटाना है बिना क्लास स्ट्रगल के, आप हटा ही नहीं सकते हो। अनलेस देयर इज अ क्लास स्ट्रगल, हाउ कैन यू इवन होप of ending in imperialism? It's not possible. And class struggle is a very important, unavoidable component of anti-imperialist struggle. क्योंकि क्लास स्ट्रगल से हमारे अंदर ही जो लोग हैं, जो एलिटिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उन पे विजय पानी होगी। उन पे विजय पाए बिना आपने ब्रिटिशर्स को खदेड़ भी दिया, फायदा क्या होने वाला है? क्योंकि कहानी तो वही रहेगी। और क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या? क्लास स्ट्रगल का मतलब है लेबर एंड पेजेंट्स। इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए लेबर यूनियंस, ठीक है, और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए किसान सभास। इनको एनकरेज करना चाहिए। इनकी इकोनॉमिक डिमांड्स जो हैं, वॉट एवर इकोनॉमिक डिमांड्स दिस सेक्शन, समझ में आ रहा है ना कुछ चीज की बात कर रहे हैं? इनके जो इकोनॉमिक डिमांड्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए। दे शुड बी एनकरेज्ड। एंड यूनियंस एंड किसान सभास में उनको ऑर्गेनाइज कराना चाहिए और इनका एफिलिएशन कांग्रेस से होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? कांग्रेस इनको इन्फ्लुएंस कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक राह है। कांग्रेस के पास एक राह है, एक तरीका है। तो फिर इनके थ्रू कांग्रेस बहुत मासिव इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर पाएगी और मास मूवमेंट की तैयारी होते जाएगी। जब तक ये क्लास स्ट्रगल को आप स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक
कुछ बदलने वाला है नहीं, स्वतंत्रता भले ही मिल जाए। Till you make this class struggle a part of the freedom struggle, you won't be able to change anything. You might get freedom, but at the grassroots level, you won't be able to change anything. ठीक है? जो गांधीयन स्ट्रेटेजी थी, ये पार्ट उसके बिल्कुल खिलाफ था। गांधीयन, व्हाट वाज द गांधीयन स्ट्रेटेजी? इसको फेमसली बिपिन चंद्रन के बुक में STS का नाम दिया है। STS का नाम दिया है, स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल। हमेशा यही हुआ, अगर आप देखें तो बहुत पहले से यही हो रहा है, यही हो रहा था। हमने 8 मांगा और 8 के लिए हमने मास स्ट्रगल कर लिया। ठीक है? मास स्ट्रगल जब आगे बढ़ता है तो 2 स्ट्रैंड्स निकलते हैं, कंटिन्यू करो और कॉम्प्रोमाइज करो। मास स्ट्रगल कंटिन्यू करने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस चाहिए। जब ये एक साइजेबल चंक हो जाता था तो ये ब्रिटिश के साथ कॉम्प्रोमाइज करते थे और 8 में से मिलता था 5। ठीक है? और ये कॉम्प्रोमाइज यूज करके ये लोग आ गए ब्रिटिशर्स के साथ ऑलमोस्ट। अब इन लोगों पर रिप्रेशन। ये खेल बहुत पुराना खेल था ब्रिटिश का। ठीक है? इसी खेल के कारण सूरत का स्प्लिट हुआ था और ये पुराना खेल ब्रिटिशर्स का चालू था। तो गांधीयन स्ट्रेटेजी जो थी, स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल की। ये विचारधारा के जो थे कांग्रेस में, वो उस स्ट्रेटेजी के पूरे विरोध में थे। राइट? उनका यह मानना था कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट परमानेंट है और ये खत्म होगा जब अंग्रेज जाएंगे तब। ये खत्म होगा जब अंग्रेज जाएंगे तब। तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नेहरू ने ये स्टैंड को डिफेंड करते करते बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए, इसका रैशनल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो गांधी जी के विचारों के एकदम विपरीत था। और एक वक्त तो ऐसा आया दैट नेहरू हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही कैन नो लॉन्गर सी हिमसेल्फ वर्किंग विद गांधी बिकॉज द डिफरेंसेस आर इमेंस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर इमेंस, moral differences are immense. ठीक है? And he cannot see himself working with Gandhi anymore, क्योंकि दोनों की विचारधारा इतनी अलग हो चुकी है। ये एक नया स्पिरिट आया था कांग्रेस में। याद रखिए, कांग्रेस ब्रिटिशर्स को लेकर धीरे धीरे और एग्रेसिव होती चली गई। कांग्रेस का अगर पहला फेज अगर देखें तो नरम दल और गरम दल से शुरू होता है ये डिफरेंस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। राइट? एक तरफ मॉडरेट्स में थे फिरोज शाह मेहता, राइट, आप गोपाल कृष्ण गोखले, और तब एक्सट्रीमिस्ट में थे लाल बाल पाल। ठीक है? और जैसे ही कांग्रेस इवॉल्व हुई
1916-17 के बाद जब गांधी जी का कांग्रेस में हुआ, तो गांधी जी का जो मास स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट था वो अपने आप में एक एक्सट्रीमिस्ट कॉन्सेप्ट था उस वक्त के लिए। आपको याद होगा गांधी जी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स लाई थी, उस तरह की पॉलिटिक्स के खिलाफ होने के कारण ही मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस छोड़ा था। दे कंसिडर्ड गांधी टू रैडिकल। ये वही लोग थे जो कुछ साल पहले एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरी में आते थे। फिर बात आगे बढ़ी तो अब गांधी जी की विचारधारा जो थी वो मॉडरेट हो चली है और नेहरू की विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट हो चली है। कुछ वर्ष बाद नेहरू की विचारधारा मॉडरेट होगी और सुभाष बोस की विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट कहलाएगी। तो इस तरह से इवोल्यूशन होते गया है। और ये होता ही है। अब जैसा मैं आपको एक रिलेटेड एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपको अगर भारतीय राजनीति से मैं एक उदाहरण दूं, इफ आई गिव एन एग्जांपल फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स, ड्यूरिंग द 90s Advani was considered to be the extremist face of BJP and Atal Bihari Vajpayee ji was considered to be the moderate face of BJP. इस हद तक कि लोग वाजपेयी जी को मुखौटा भी बोलते थे। ठीक है, ये बहुत सारे लोकसभा डिबेट्स में भी है। 2002 के बाद अटल जी जब राजनीति से संन्यास ले लिया, उसके बाद आडवाणी, हालांकि उनकी विचारधारा वही थी, ये वही आडवाणी जी थे जिन्होंने 80s में राम जन्मभूमि का मूवमेंट को पॉलिटिकल बैकिंग दी थी, लेकिन वो आडवाणी जी मॉडरेट कहलाने लगे और मोदी जी एक्सट्रीमिस्ट कहलाने लगे, एक्सट्रीम विचारधारा के। ठीक है, आडवाणी जी को सॉफ्ट हिंदुत्व बोलना शुरू हुआ और मोदी जी जो कर रहे थे उसको, जो पॉलिसीज थी उसको रेडिकल हिंदुत्व बोला जाने लगा। अब कुछ वर्ष बाद ये धीरे धीरे इमेज क्रिएट हो रही है मीडिया द्वारा कि मोदी जी सॉफ्ट हैं, अमित शाह एग्रेसिव है। जो 2005, 2010, 2014 तक जिनको रेडिकल समझा जाता था, अब उनको धीरे धीरे कम रेडिकल तो लोग मानना ही शुरू किए हैं। वो तो हुआ ही है, मॉडरेट तो बोलूंगा नहीं मैं। तो इस तरह से ये विचारधारा बदलती है। अगर कांग्रेस के इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी किस तरह से चेंज हुई, इसके चेंजेस के कारण क्या थे। ये जो था, ये तो पूरा यूथ वर्सेस एज, यंग एंड ओल्ड वाला डिबेट है। ये था नया कांग्रेस, एक टाइम पे ये नया कांग्रेस था। तो ये इवोल्यूशन इस तरह से हुआ। तो ये लोग मानते थे कि भैया न कंस्ट्रक्टिव वर्क इन विलेजेस, न काउंसिल एंट्री। अब जो मास मूवमेंट शुरू हुई है वो चलेगी अंत तक, कभी तीव्र चलेगी, समटाइम्स इट विल बी इंटेंस, समटाइम्स द मूवमेंट इटसेल्फ वुड बी वेरी स्लो, बट द मूवमेंट शैल कंटिन्यू till when? Till the British are overthrown. No pit stops to the end. तो ये जो स्ट्रैटेजी थी इसको SV बोला गया, स्ट्रगल टिल विक्ट्री।
स्ट्रगल टिल विक्ट्री। स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल नहीं, सीन ही नहीं है, स्ट्रगल टिल विक्ट्री। तो ये वाद विवाद बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। ठीक है, और काउंसिल के इलेक्शंस पास में आ रहे थे। फाइनली जब मैटर बहुत हद तक चले गया, अल्टीमेटली कोई भी इनमें से कांग्रेस में स्प्लिट तो नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ वर्ष पहले उसका अनुभव हो चुका था और उसके कारण 10 साल का जो एक लल आया था 1907 से 1916 पकड़ लीजिए आप, जब तक तिलक को छोड़ा नहीं गया, जो एक लल आया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, स्वतंत्रता संघर्ष में, वो सबको याद था। तो स्प्लिट तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन इतनी अलग थी विचारधाराएं कि ऐसा लगा कि स्प्लिट होना इमिनेंट है। और ब्रिटिशर्स इसको बढ़ावा देते थे, क्योंकि उनके तो फायदे का ही है ना, राइट? इफ द कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट्स अगेन, it's going to be very useful to the Britishers. So the Britishers always try to fuel this. How do you fuel this? इनके साथ कॉम्प्रोमाइज, इनको काउंसिल एंट्री में बोलने की आजादी और इनको रिप्रेस। कई ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुए, किसान सभाएं कई बैन हुई, यूनियंस कई बैन हुए। ठीक है, तो इनको रिप्रेस करना, इनको कंसेशंस देना, इनको काउंसिल एंट्री में थोड़ा सा और अधिकार बढ़ा देना, बस ये ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब तो होगी ही गड़बड़। बट गांधी जी वॉज वाइज, ही इंटरवीन्ड एंड ही डिफ्यूज द सिचुएशन। हाउ? अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में गांधीयन स्ट्रैटेजी क्या थी, ये डिफरेंस रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहले अपने स्टांस से तो वो बदले नहीं। द फर्स्ट थिंग ही सेड टू डिफ्यूज द सिचुएशन वाज कि बॉस, आजादी तो तुमको सत्याग्रह से ही मिलनी है। आजादी आपको एक वायलेंट मास मूवमेंट से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके सामने कुछ नहीं है यहाँ पर, स्ट्रेट। दूसरा, ये तरीका कुछ हद तक तो ठीक है, इससे आजादी नहीं मिलनी है, स्वतंत्रता नहीं मिलनी है, फ्रीडम एफ कैसा लिखा रे? फ्रीडम पॉसिबल ओनली थ्रू सत्याग्रह। फ्रीडम पॉसिबल ओनली थ्रू सत्याग्रह। आजादी तो सिर्फ इससे मिलेगी, ये बात तो तय है। दूसरा, उन्होंने बोला कि कुछ हद तक काउंसिल एंट्री हमें हमारे उद्देश्य में हेल्प जरूर करेगी, कुछ लिमिटेड पर्सपेक्टिव में हमको हेल्प जरूर करेगी। एंड ही सेड कि लुक, देर आर सम पीपल, some workers in the Congress, some members of the Congress who cannot dedicate their time and effort to this work.
तो उन्होंने क्या करना चाहिए? खाली बैठना चाहिए? नहीं, उनका सुपीरियर इंटेलेक्ट है, मैसिवली वेल रेड हैं, वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी ताकत होती है आंदोलनों में। और वो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वर्क इन विलेजेस इज अ थैंकलेस जॉब, राइट? ये लोगों के दूसरे व्यवसाय हैं, कोई बैरिस्टर है, कोई प्रोफेसर है, जो भी है, तो ये लोग गांव में जाके अपना वक्त नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? घर पे बैठना चाहिए? नहीं। तो उन लोगों के लिए काउंसिल एंट्री should be permitted. ये एक्यूजेशंस आने लगे फिर कि जो काउंसिल एंट्री की बात कर रहे हैं वो कम पेट्रियोटिक है, सॉर्ट ऑफ एंटी नेशनल है, जो आज चल रहा है। ये टर्म्स हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत पहले से है। तो जैसे ही ये बात हुई काउंसिल एंट्री की, तो स्पेशली इस पार्ट के जो लोग थे वो इस पार्ट के लोगों को कम नेशनलिस्ट बोलने लगे, कम पेट्रियोटिक बोलने लगे। ठीक है, तो इनको डिफेंड किया गांधी जी ने, डिफेंडेड देम मतलब काउंसिल एंट्री में जो लोग बिलीव करते थे, अगेंस्ट एक्यूजेशंस ऑफ बीइंग लेस पेट्रियोटिक। ये सब चार्ट्स आप प्लीज बनाते जाइएगा ताकि एक जगह आपका पूरा रिवीजन हो पाए। अभी आपको भले ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा है, लेकिन हमको अब फीडबैक भी आना शुरू हो गए हैं ऐसे कि ये अगर चार्ट्स बनाते चले गए तो रिवीजन में बहुत आसानी होती है, रिवीजन में बहुत आसानी होती है। तो काउंसिल एंट्री शुड बी परमिटेड, और जो काउंसिल एंट्री की बात कर रहे हैं वो कोई कम पेट्रियट नहीं है, ऐसा बोल के गांधी जी ने उनको डिफेंड भी किया। ठीक है, तीसरी चीज, नेहरू को कन्विंस किया, क्योंकि इसके जो मेन स्पोक्स पर्सन उभर रहे थे वो नेहरू थे। ठीक है, उनको कन्विंस किया कि जो विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस था ये उस वक्त की राजनीतिक जरूरत थी। सिविल डिसोबीडियंस विड्रॉ करने का ये मतलब न निकाला जाए कि हमने मास स्ट्रगल का रास्ता ही छोड़ दिया। उस वक्त की जो राजनीतिक, बिकॉज ये पूरी पॉलिटिक्स है, उस वक्त की राजनीतिक जरूरत थी कि सिविल डिसोबीडियंस विड्रॉ करो। राजनीतिक परिस्थिति ये थी। इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे नेहरू कि हम ये स्ट्रगल का रास्ता अपनाना ही नहीं चाहते। ये आज की वस्तु स्थिति है। प्लीज डोंट कंसिडर withdrawal of civil disobedience as giving up civil disobedience altogether. No. It's a pause which is dictated by the current political reality. And Gandhi ji said, quotes में है उनका ये बिपिन चंद्रा की किताब में, I have this knack of understanding when is it the right time to do something. हालांकि बाद में चीजें उनके हाथ के बाहर चली गई। ठीक है, मई 1934 में ये एक बहुत बड़ा चेंज था और नेहरू को
सॉफ्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर एजेंडा सेटिंग तुम्हारा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में चाहिए तो यही सबको कि अंग्रेज चले जाए। तो एजेंडा तुम सेट करो, लेकिन ये चीजें साथ में होती रहेंगी और वायलेंस नहीं होगा। ये बहुत ही क्लियर थे गांधी जी इस मामले में, और इसके लिए उन्होंने नेहरू को प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस के लिए बैकिंग भी किया, ताकि नेहरू का एश्योरेंस मिले कि उनका जो एजेंडा है उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। राइट, ये एश्योरेंस नेहरू के पास रहे, इसीलिए जब 1936 लखनऊ सेशन के कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप की बात आई तो गांधी जी बैक नेहरू। हालांकि राजगोपालाचारी तो इधर के ही थे। राजगोपालाचारी ने बाद में जो पार्टी बनाई इंडिपेंडेंस के बाद, उसका नाम भी स्वराज पार्टी ही था। सी राजगोपालाचारी वॉज अ, क्या बोलेंगे, अभी उनके जीवन की कहानी पढ़िएगा। सी राजगोपालाचारी बाय द वे हैज रिटन a book called the Mahabharata, which is the closest anything in English can get to what Veda Vyasa had written. ऐसा बोला जाता है, मैंने पढ़ी है वो किताब। वो किताब साथ में रखिएगा, द महाभारता बाय सी राजगोपालाचारी। एक्सीलेंट बुक, एक्सीलेंट बुक। महाभारत का जो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। आजकल लोगों में देवदत्त पटनायक पढ़ने का बहुत बड़ा फैड है, देवदत्त पटनायक और शायद आनंद नीलकंठन, but do read Chakravarti Rajgopalachary's Mahabharata. It's the closest to the version of Mahabharata that we know. तो मई 1934 में कांग्रेस ने ही पार्लियामेंट्री बोर्ड सेटअप करा। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फाइट इलेक्शंस, टू फाइट इलेक्शंस। ठीक है, नेहरू एंड द सोशलिस्ट का यह व्यू था जब गांधी जी ने ऐसा बात करना शुरू किया कि यार ठीक ही बोल रहा है, ये भी मान तो रहे हैं कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, और बोल रहे हैं कि मास मूवमेंट के अलावा वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला नहीं है। ठीक है, और हम ये विचारधारा लेके कांग्रेस से अलग हो जाएंगे तो नया संगठन बनाना, फिर ग्रास रूट्स तक जाना, कहीं ना कहीं पुराने साथियों से क्लैश, क्या जरूरत है इसकी? तो कांग्रेस में ही रह के धीरे धीरे कांग्रेस को रेडिकलाइज करना ज्यादा आसान है। कांग्रेस से टूटकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना और फिर उसमें इतनी शक्ति लाना जितनी शक्ति अभी कांग्रेस में है, इतना बड़ा नेटवर्क बनाना जितना बड़ा नेटवर्क कांग्रेस का है, और सबसे पहले तो मासेस को यह बताना कि हम कांग्रेस से अलग क्यों हुए। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स बेटर दैट वी स्टे इनसाइड द कांग्रेस, यूज द कांग्रेस एंड ट्राई टू रेडिकलाइज द कांग्रेस स्टेप बाय स्टेप। तो जो इमिनेंट स्प्लिट हो रहा था वो तो अभी ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, लेकिन गांधी फेल्ट कि ये जो नई कांग्रेस उभर के आई है, एक नैतिक तौर पे मैं इसके बहुत विरोध में हूं। ये एक नई तरह की कांग्रेस जो उभर के आई है नैतिक तौर पे, अब ठीक है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो ये बोल रही है कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और सब लोग साथ में चलने चाहिए, तो वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो स्प्लिट अवॉइड करके गांधी जी ने अचीव कर ली। बट ही रियलाइज्ड
that this is no longer the Congress that he had joined. अब इसमें रिवॉल्यूशनरी थॉट्स आने लगे हैं, ठीक है, नई नैतिकता आ रही है, नए विचार आ रहे हैं. अब ये वो कांग्रेस नहीं रही. एंड इन अक्टूबर 1934 गांधी resigned from the Congress. He said he'll still continue to function as an advisor to the Congress. And that's what he remained till the end. He'll still continue to function as an advisor to the Congress. But officially, he can no longer be a part of Congress. The differences are now so immense. ठीक है. नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए. ठीक है, नवंबर 1934 नोट कर लीजिए. इलेक्शंस टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. 75 सीट्स वेर रिजर्व फॉर इंडियंस. 75 सीट्स वेर रिजर्व फॉर इंडियंस, जिसमें चुनाव होने वाले थे. ये 75 में से कांग्रेस 45 जीती, which was a huge victory for the Congress, and the British government was disappointed. Lord Willingdon, I think, Viceroy, they were very disappointed, and they were like, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ठीक नहीं हुआ है. तो ये था पहला पार्ट ऑफ द डिबेट. इसके बाद आया GOI एक्ट ऑफ 1935. तो ये GOI एक्ट जो है 1935 का, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिटी का पार्ट है, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है, नोट्स में भी डिटेल में दिया जाएगा. हम यहां डिस्कस उतना करेंगे जितना हमको हमारे पर्पस के लिए जरूरत है. बहुत आलोचना हुई थी इस एक्ट की जब ये एक्ट आया था, लेकिन राजनीतिक और वास्तविक सच्चाई ये थी कि ये एक्ट इंप्लीमेंट तो होना ही था, क्योंकि जो इसके पहले भी जो भारत अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम था, उसमें वीटो पावर्स तो थे ही. ठीक है. तो GOI एक्ट 1935 जो आया, उसकी मेन प्रोविजंस क्या थी ये समझ लेते हैं, जो हमारे आज की डिस्कशन से ताल्लुक रखते हैं. हेडिंग दीजिए. पहला पॉइंट ये था कि GOI एक्ट 1935 ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की कल्पना की थी. ऑल इंडिया फेडरेशन. एक ऑल इंडिया फेडरेशन की परिकल्पना उसमें की गई थी. ये फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, उसका कारण क्या है मैं बताता हूं. लेकिन ये फेडरेशन में क्या था, दो भाग थे. ठीक है. एक था जो राजघराने थे,
princely states और दूसरा पार्ट था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ये दो मिला के बनेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। ये तो दो चीजें मिलकर बनेगी ऑल इंडिया फेडरेशन। एक तरफ रियासतें और एक तरफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ठीक है। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, representatives to be appointed by the royal family, by the princess। तो यहां से जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे उनके लिए चुनाव नहीं होगा, यहां से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो प्रिंसली स्टेट जो प्रिंसेस है वो डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे। तो प्रिंसेस को यह अधिकार दिया गया ताकि जो फाइनल असेंबली बनी, लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जो यहां से लोग चुन के आ रहे हैं उनके ऑपोजिशन में ये लोग हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ये तो यहां सिर्फ ब्रिटिश की खैरात के कारण आए हैं। वैसे कौन पूछता है इनको? इधर की प्रजा ये रिप्रेजेंटेटिव को वोट देती? नहीं देती। तो इनको पूछता कौन है? तो और प्रिंसेस हमेशा ये चाहेंगे कि उनकी रियासतें बनी रहें। वो तो 1947 के वक्त भी चाहते थे। प्रिंसेस हमेशा यही चाहेंगे कि उनकी रियासतें बनी रहें। तो एक पूरे देश में यूनिटी वाली जो बात हो रही थी, राइट, कहीं ना कहीं ये संभव नहीं होगा जब तक ये रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट प्रिंसेस अपॉइंट करेंगे, क्योंकि वो ऐसी कोई बात सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर भविष्य में आई दैट प्रिंसली स्टेट शुड बी अबैंडन, उनको भी डेमोक्रेटिक राइट्स देने चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में ये लोग हमेशा खड़े रहेंगे। तो ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी थी उसका ही शायद ये एक हिस्सा था। और जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस हैं, इसमें एक नया सिस्टम आएगा, अ न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। राइट, इसी ऑल इंडिया फेडरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसी में था वो फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट वाला, जो हमारे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी नींव जीओआई एक्ट 1935 में ही रखी थी। इनफैक्ट भारत का जो संविधान बना है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां से आया है, बहुत बड़ा हिस्सा। वो कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स में अलग से डिस्कस्ड हैं। दूसरी चीज, elected ministers will control the provincial governments. तो इट वॉज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। डोमिनियन स्टेटस तो इससे भी नहीं मिला।
अभी भी डोमिनियन स्टेटस की मांग तक पूरी नहीं हुई है। क्यों, मैं बताता हूं। तीसरी चीज एग्जैक्टली, गवर्नर्स जो रहेंगे दे वुड बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश, और इनके पास स्पेशल पावर्स रहेंगे। इनके पास स्पेशल पावर्स रहेंगे। स्पेशल पावर्स में क्या है? एक है पावर ऑफ वीटो, मतलब ये प्रोविंशियल काउंसिल्स, if they pass an act, then the governor will have the power of veto. Governor will have the power to say no. नहीं होने दूंगा। दूसरा, गवर्नर्स को इमरजेंसी पावर्स भी दिए गए थे कि कुछ स्थितियां अगर बनी तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गवर्नर डिसमिस भी कर सकता है। परिस्थितियां बनी तो गवर्नमेंट उसको डिसमिस भी कर सकता है, राइट? तो इसके कारण बहुत ही साफ है कि इससे कॉलोनियलिज्म का अंत तो नहीं हुआ था। कॉलोनियलिज्म इनफैक्ट और एंट्रेंच हुई। हालांकि जो 1919 से जो व्यवस्था चली आ रही थी, दिस वॉज अ बिग इंप्रूवमेंट ओवर इट, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बट डिड इट गिव एनी रियल पावर टू इंडियंस? ये नहीं पढ़ो तो लगता है हां, लेकिन ये पढ़ो तो लगता है ना। तो कॉलोनियलिज्म रिमेन्ड इंटैक्ट। ठीक है। अब इसमें ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी काम में क्रिएट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने रजामंदी दी ही नहीं। So the All India Federation envisaged by the Government of India Act of 1935 actually never came into existence because the princely states did not want to be a part of it at all for their own reasons. क्योंकि मैंने जैसा बोला था, most of the princely states wanted their रियासतें to continue because ब्रिटिश से जो उनको पेंशन मिल रही थी अब वो उसके आदी हो चुके थे। बिना काम किए मस्त पैसे आ रहे, हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा, ठीक है, हमको क्या करने का है? एंड बाय एक्सेप्टिंग दिस दे वुड एक्सेप्ट वन थिंग, दैट दे आर अ पार्ट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन विच दे डिड नॉट वांट। तो वहां पर प्रिंसली स्टेट्स में लोगों की मूवमेंट्स शुरू थी कि वी वांट मोर पावर, वी वांट वोटिंग राइट्स, वी वांट डेमोक्रेसी। ये आइडियाज जो हैं ये प्रिंसली स्टेट्स में इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी। धीरे धीरे स्ट्रगल्स चालू हुए थे, बट कांग्रेस ने उसको लेजिटिमेसी 1938-39 में कभी तो भी दी, एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने। हाँ, तब तक उधर के लोग अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे जो हमारे मेन स्ट्रीम स्ट्रगल का पार्ट नहीं है। तो ये जो था ये जो कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का, कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा की, कंडेम्ड बाय द कांग्रेस। इनकी डिमांड क्या थी? पूर्ण स्वराज 1929 में एक्सेप्ट हो चुका है, लाहौर सेशन आई थिंक। तो इनकी डिमांड थी कि भैया ये सब छोड़ो, आप तो सीधा सीधा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, संविधान सभा। ठीक है।
जिसके मेंबर्स इसको संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, मेंबर्स इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, मेंबर्स इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इसको तो बहुत क्रिटिसाइज किया ही। इसमें खासकर इमरजेंसी पावर्स जो थे, बोले फिर फायदा ही क्या है चुनाव करने का? अगर गवर्नर के पास, इफ द गवर्नर हैज द राइट टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इलेक्शंस? If the Governor General has the right to suspend the Central Legislative Assembly, जिसके मेंबर चुन के आ रहे हैं, फायदा क्या है? करो ही मत ना, उससे अच्छा। आयरॉनिकल बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ तो ये इमरजेंसी पावर्स जो थे ये भारत के संविधान में इंक्लूड कर लिए गए। उसका कारण ये था तब कि शायद जरूरत भी थी, जरूरत तो थी ही, बिकॉज ये भी देखा गया कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द थ्रेट ऑफ पार्ट्स टेरिटरी seceding फ्रॉम इंडिया was एक्चुअली वेरी रियल। तो बहुत डेलिब्रेशन के बाद, हालांकि 1935 में इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था ये पार्ट का, फिर भी 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब वस्तु स्थिति देखकर ये सारे इमरजेंसी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिए गए विथ सर्टन मॉडिफिकेशंस एंड एडिशंस, जो अभी भारत के संविधान में आर्टिकल 352 टू 360 है। तो ये जियो एक्ट आया तो कांग्रेस ने कंडेम तो किया, लेकिन लगना तो था ही, इंप्लीमेंट तो होना ही था। तो अब डिबेट रिवाइव हुई कि क्या करें। ठीक है, अंडर द जीओआई एक्ट द ब्रिटिश अनाउंस्ड इलेक्शंस, और उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया 1937 की शुरुआत में चुनाव होंगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो डिबेट रिवाइव हुई, अब क्या करें? What should be our next strategy? What should be our next strategy? And the debate revived. And the debate revived. तो अब स्ट्रेटेजी क्या होनी थी? एक चीज पे अग्रीमेंट थी। इतना सब करने के बाद कांग्रेस के सारे पक्ष जो थे, जितने भी फैक्शंस थे, वो सब लोग एक चीज पे अग्री हुए। ये कौन सी चीज पे यूनानिमिटी? दैट कांग्रेस शुड कंटेस्ट elections.
फिर सवाल आया, अगर जीत गई तो? जीत गई तो सपोज किसी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी आ गई, तो क्या करें? सरकार बनाए? एंड दिस वाज द डिबेट. व्हाट अबाउट ऑफिस एक्सेप्टेंस? इसमें एक राय थी, दो राय थी एक्चुअली. ये क्वेश्चन को मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं. पहला ओपिनियन जो आया, बोस, नेहरू, सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स. इनका ओपिनियन था नो. इनका लॉजिक क्या था? पहला लॉजिक था कि चुनाव लड़ना तो ठीक है, GOI of 1935. इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा कि कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट कर लिया है. दूसरा, जो मूवमेंट का भी रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर बना है, रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर जो बना है, दैट वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड. और हम अगर चुनावी राजनीति में लग जाएंगे, तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव? पूर्ण स्वराज. तो हम ये मंत्री परिषद और अधिनियम इसमें लग जाएंगे, तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ये भूल जाएंगे हम. इसीलिए अगर हम मेजॉरिटी में भी आते हैं तो भी हमने सरकार नहीं बनाना चाहिए. इसके ये मुख्य दो कारण थे. पहला क्या था कि हमने सरकार अगर बना दी तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और आगे फिर ऐसा ही चलेगा. दूसरी चीज क्या थी कि जो हमारा बेसिक उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि लोग सरकारी कामों में लग जाएंगे. लेकिन काफी लोग थे जो यस भी बोल रहे थे. ये लोग यस क्यों बोल रहे थे? इन्होंने माना दैट रियल वर्क is outside legislatures. कि आजादी नहीं मिलेगी इससे, आजादी तो इससे ही मिलनी है. लेकिन दिस was a short term tactic. Entering the parliaments, trying to make laws in spite of the veto powers
trying to make laws which benefit the people, trying to make laws which benefit the people, trying to prove to people that we are not just, it's not just freedom. When we come into power, we are capable of enacting laws which would favor the peasants and the unions and the laborers. तो ये एक अच्छा मौका है कन्विंस करने का कि हम सिर्फ आजादी के लिए लड़ नहीं सकते, हम सरकार भी चला सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ा खतरा था, हम तो बोल देंगे हम ऑफिस एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे करके, लेकिन इसका मतलब जो गैर कांग्रेसी लोग हैं वो क्या बोलेंगे और वो लोग क्या करेंगे। हमने अगर ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करा और सरकार नहीं बनाई तो गैर कांग्रेसी लोग सरकार बनाएंगे और फिर ये वही ताकतें हैं जो कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई हैं और फिर ये ताकतें कानून बनाएंगी। तो क्या हमारी लड़ाई और मुश्किल नहीं हो जाएगी? Wouldn't it be more difficult for us to fight now? Wouldn't it be more difficult for us to fight now? Okay, तो ऐसा चला ये, राइट। तो फिलहाल डिसीजन लिया गया कि भैया चुनाव तो लड़ना है, ठीक है, ऑफिस एक्सेप्टेंस का बाद में देखते। और जो कांग्रेस के फेस बन चुके थे नेहरू जी, वो लग गए कैंपेनिंग में। ऐसा कहा जाता है गांधी जी स्टेड अवे फ्रॉम द कैंपेन। ये जो इलेक्शंस की रैलियां हुई, एक भी रैली गांधी जी ने एड्रेस नहीं करी, नेहरू एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ देम। ऐसा बोला जाता है कि ड्यूरिंग दोस टाइम्स, ड्यूरिंग दिस इलेक्शंस कैंपेनिंग, he traveled for roughly 80,000 kilometers. मोदी जी ने भी तक किया होगा नहीं पता नहीं। और फाइनली चुनाव हुए। टोटल 1161 सीटें थी, कांग्रेस 700 से ज्यादा जीती। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व फॉर मुस्लिम्स 482 सीटें थी, 482 सीटें थी रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, जिसमें कांग्रेस ने 58 स्थानों पे लड़ा और 26 जीती। तो टोटल 482 मुस्लिम सीट्स में से लड़े ही 58 पे सिर्फ और जीते 26 पे, ठीक है। मुस्लिम लीग 109 सीटों पर जीती, ये 482 में से 109 और 26, ये हुए 135, बचे 350 के आसपास। ये किसने जीते? हाँ, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये, क्योंकि इस चुनाव में मुस्लिम लीग गई थी एक नेशनल एजेंडा लेके। एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न, एजेंडा वाज लिमिटेड टू सेफगार्डिंग द लैंग्वेज, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो बहुत ही सॉफ्ट इस्लामिक एजेंडा था मुस्लिम लीग का। मेन एजेंडा जो था मुस्लिम लीग का वो नेशनलिस्ट ही था इस चुनाव में, और चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। ये पहली चीज हुई मुस्लिम लीग के साथ इस चुनाव में। दूसरी चीज क्या हुई मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। हाँ, तो जहां तक लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात है, 4 स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखनी है। ये टेबल मैंने विकिपीडिया से लिया है, ठीक है। तो आप टेबल बनाइए
ऊपर हेडिंग दीजिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज 1937 इलेक्शंस, प्रोविंस सीट्स कांग्रेस, पहले तो सीरियल नंबर आएगा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अदर पार्टीज। ये पूरा टेबल मैं आपको मटेरियल में दूंगा, मैं कुछ समरी टाइप बना रहा हूं यहां पर। इंडिपेंडेंस तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, विकिपीडिया से लिया है। सबसे पहला प्रोविंस आसाम, इसमें कुल सीटें थी 108, कांग्रेस जीती 33, मुस्लिम लीग जीती 10, अदर पार्टीज जीती 38, इंडिपेंडेंस जीते 27। ठीक है, और इसमें एक और टेबल ऐड कर लीजिए, मुस्लिम सीट्स असम में थी 34। ठीक है। सेकंड, बंगाल। याद रखिए, तब का बंगाल मतलब आज का बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस पार्ट्स ऑफ ओडिशा वगैरह नॉर्थ ईस्ट। इसमें टोटल सीट्स थी 250, जिसमें से कांग्रेस जीती 54, मुस्लिम लीग जीती 43, अदर पार्टीज 46, इंडिपेंडेंट्स 113, मुस्लिम सीट्स थी 119। तीसरा प्रोविंस बिहार, कांग्रेस जीत, टोटल सीट्स 152, 152 में से कांग्रेस जीती 92, मुस्लिम लीग जीती 0। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक आ रहा है, मुस्लिम लीग जीती 0, अदर पार्टीज जो थी वो जीती 28, इंडिपेंडेंट जीते 32 और मुस्लिम सीट्स थी 34। 34 मुस्लिम सीट होने के बावजूद मुस्लिम लीग कितनी जीती बिहार में? बॉम्बे, टोटल सीट्स थी 175, कांग्रेस जीती 86, मुस्लिम लीग जीती 18, अदर पार्टीज जीती 23, 25 एंड 4 29, इंडिपेंडेंट्स जीते 42 और मुस्लिम सीट्स थी 30। फिर सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट एंड सो ऑन। टोटल सीट्स 112, कांग्रेस जीती 70, मुस्लिम लीग जीती 5, अदर पार्टीज 16, इंडिपेंडेंट्स 21
और मुस्लिम सीट्स सेंट्रल प्रोविंसेस में डेटा में दिया नहीं है। मद्रास टोटल सीट्स 215, कांग्रेस 159, मुस्लिम लीग 9, जस्टिस पार्टी करके एक पार्टी थी, अदर पार्टीज में वही थी 21, इंडिपेंडेंस 26 और मुस्लिम सीट्स 29। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, टोटल सीट्स थी 50, कांग्रेस जीती 19, मुस्लिम लीग जीती 0, अदर पार्टीज जीती 7, इंडिपेंडेंट जीते 24, मुस्लिम सीट्स थी 50। कुछ आश्चर्यजनक लग रहा है क्या आपको इस टेबल में? ये सब समझना जरूरी है, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये लेवल तक ना यूजुअली इंस्टीट्यूट्स भी जाती नहीं हैं, लेकिन मेरी आदत है इशू लिया तो उसके एकदम तह तक पहुंच जाना। ओडिशा, तब ओडिशा था ऑब्वियसली, इसमें टोटल सीट थे 60, कांग्रेस जीती 36, बीजेपी कितनी जीती ना, तब भारतीय जनसंघ भी नहीं था। मुस्लिम लीग जीती 0, अदर पार्टीज जीती 14, इंडिपेंडेंस जीते 10, मुस्लिम सीट्स कितनी थी जानकारी दी नहीं गई है। पंजाब 3 बचे हैं, पंजाब, सिंध और यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहां आएंगे कि नहीं पता नहीं, कोशिश करता हूं। पंजाब टोटल सीट्स 175, यहां तो कांग्रेस की भी अच्छी खासी धुलाई हो गई। पंजाब में कांग्रेस के 18, मुस्लिम लीग के 2, एक यूनियन पार्टी करके एक पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में, उसके थे 95, इंडिपेंडेंस थे 22, मुस्लिम सीट्स 86। तो यूनियनिस्ट पार्टी के 95 थे, सॉरी, लेकिन अदर्स के ज्यादा थे क्योंकि 3-4 पार्टीज थी। 109, 120, 134 अदर पार्टीज थी। जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी थी 95, खालसा नेशनल बोर्ड 14, हिंदू इलेक्शन बोर्ड 11, अकाली 10 और मजलिस अहरार ए इस्लाम 4। तो ये था पंजाब। उसके बाद सिंध, टोटल सीटें 60, कांग्रेस 7, मुस्लिम लीग 0, अदर्स 48, इंडिपेंडेंट्स 5, मुस्लिम सीट्स 34
और 11वां यूनाइटेड प्रोविंसेस। सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी बंगाल के बाद। टोटल सीट्स 228, कांग्रेस 133, मुस्लिम लीग 29, अदर्स 22, इंडिपेंडेंट्स 47, मुस्लिम सीट्स 66। तो ये हुआ चुनाव के बाद। एक चीज देखिए आप, ऐसी एक भी जगह है क्या जहां मुस्लिम सीट्स के 50% से ज्यादा मुस्लिम लीग जीती हो? बॉम्बे, दैट्स इट। अब देखिए, आज की डेट में ये पाकिस्तान में है। खान अब्दुल गफ्फार खान क्यों रोए थे? 50 सीटें हैं मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम लीग कितनी जीती? 0। ये पाकिस्तान में है। 34 सीटें मुस्लिम के लिए। मुस्लिम लीग कितनी जीती? 0। इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में गया। कितनी सीटें थी मुस्लिम्स के लिए? 86। मुस्लिम लीग कितनी जीती? 2। इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में गया। मुस्लिम सीट्स कितनी थी? 119। जीती कितनी? 43। तो सिर्फ ये नतीजे अगर देखो तो ये साफ दिखता है कि मुस्लिम लीग भी ये क्लेम नहीं कर सकती थी कि वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती तो सारी सीटें नहीं जीत जाती, कम से कम 50% से ज्यादा तो जीतती ही। ऐसा हुआ क्या? लेकिन ये लॉजिक आप लगा नहीं सकते, क्योंकि ये लॉजिक आप एक और चीज को अगर लगाएंगे तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। अंबेडकर जी 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हारे हैं। तो क्या इससे आप ये बोलेंगे कि दलित समाज अंबेडकर जी को नहीं मानता था? देखिए, हिंदुस्तान में आइडियोलॉजिकल चीजें और व्यवहारिक चीजें ये हमेशा अलग रही हैं। मैं आपको और उदाहरण देता हूं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, 10th के, हम सब 10th के जो बैचमेट्स हैं, नागपुर से पढ़ा हूं मैं 10th। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें कई लोग हैं जो पूरे 5 साल सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे करंट गवर्नमेंट को। कई तो भी 2014-15 में बनी थी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि 2015 में हमारे 10th की 25 ईयर्स की एनिवर्सरी थी। वो मैंने देखा तो उसके जस्ट पहले बना था वो ग्रुप, 2014 के चुनावों के बाद लोगों को जोड़ा गया। कई सारे लोग हैं उसमें जिन्होंने पूरे 5 साल सिर्फ क्रिटिसाइज किया बीजेपी को, एक भी पॉजिटिव पोस्ट नहीं थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे भी कोई पॉजिटिव पोस्ट नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोगों द्वारा। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तो जाके ठप्पा कमल पे ही लगा गया है। इसको मैं हिपोक्रेसी नहीं बोलूंगा,
इसको मैं व्यवहारिकता बोलूंगा। आपको पसंद कोई भी आए आइडियोलॉजिकली, चुनाव के वक्त, रिमेंबर इंडियन पब्लिक इज वेरी मैच्योर व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस एंड वेरी सेल्फिश ऑल्सो। वो हमेशा ये सोचेंगे कि मेरा व्यक्तिगत लाभ क्या कौन सी कराने वाली है, मेरे वोट की कोई कीमत होनी चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम पिछले 2 चुनावों से देख रहे हैं, सारी मीडिया कास्ट की इक्वेशन लगाती है, ये इक्वेशन लगाती है, वो इक्वेशन लगाती है, और नतीजे उनको जो उम्मीद रहती उससे हमेशा उल्टे आए हैं। तो आप इंडियन इलेक्टोरेट को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ये पहले से ही है, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। और हमारा जो सिस्टम भी है वो भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है नहीं। क्लियर? तो ये रिजल्ट आए, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस में राय बनी कि नहीं भैया, ऑफिस एक्सेप्टेंस कर लेना चाहिए, राइट। और जहां जहां उनकी मेजॉरिटी थी वहां पर तो सरकारें बनी ही, जैसा कांग्रेस गवर्नमेंट्स कहां कहां बनी? मद्रास, क्लियर मेजॉरिटी थी। बॉम्बे, क्लियर मेजॉरिटी। सेंट्रल प्रोविंसेस, क्लियर मेजॉरिटी। बिहार, क्लियर मेजॉरिटी। यूनाइटेड प्रोविंसेस, क्लियर मेजॉरिटी। यहां तो कांग्रेस की सरकारें बनी। फिर यहां पर इन अलायंस विथ अदर पार्टीज बनी, ठीक है। और यहां पर भी इन अलायंस विथ अदर पार्टीज बनी। रिमेंबर, ये चुनावों में ओनली 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंटाइटल्ड टू वोट, क्योंकि वोटिंग के कुछ क्राइटेरिया थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे ये नहीं हुआ था। तो 11 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें से 2 गठबंधन थी और 5 तो आउटराइट कांग्रेस की सरकारें बनी। और इन्होंने काम करना शुरू किया। अब इनके काम की एक समीक्षा करते हैं कि ये दौरान में इन्होंने जो काम किया इसके क्या फायदे हुए। तो लिखिए मेजर अचीवमेंट्स। सबसे पहला तो सिविल लिबर्टीज का जो क्षेत्र था, नागरिक के सामान्य अधिकार, इसमें बहुत प्रोग्रेस हुआ। 1915 के बाद काफी सारे गवर्नमेंट्स ने, काफी सारे प्रोविंसेस ने
कुछ एक्ट्स पास किए थे जिसके तहत कुछ इमरजेंसी पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपने आप पर ले लिए थे। ठीक है, इनको रिपील कर दिया कांग्रेस की सरकारों ने। जो भी इमरजेंसी के कानून थे कि हमको अरेस्ट करने का अधिकार है, हमको विदाउट ट्रायल डिटेन करने का अधिकार है, ये सारे कानून कांग्रेस की सरकारों ने वापस ले लिए। कई प्रतिबंधित चीजों पे प्रतिबंध हटा दिए गए। अब वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, पॉलिटिकल लिटरेचर हो, किताबें हो, जो भी हो, बैन्स हटा दिए गए। कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे जो बैन लगाए थे उसमें ये सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर पाई, बिकॉज दैट बैन ऑन कम्युनिस्ट पार्टीज वॉज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन जो जो स्टेट्स में कांग्रेस सत्ता में थी वहां कम्युनिस्ट अपना प्रचार खुला कर सकते थे, क्योंकि वहां पर सिविल लिबर्टीज रिस्टोर कर दी गई थी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ा दिया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज्ड। इनमें काकोरी कॉन्स्पिरेसी के भी लोग थे, जिनको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो जेल में थे। राइट, कांग्रेस गवर्नमेंट जहां जहां थी उनको रिलीज कर दिया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में थोड़ी दिक्कतें आई, बट द मिनिस्ट्री सेड वी वुड रिजाइन, क्योंकि गवर्नर ने उनको रिलीज का ऑर्डर दिया तो गवर्नर ने वीटो कर दिया, तो द मिनिस्ट्री सेड वी विल रिजाइन, हमारा होने का फायदा ही क्या है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज, वो ब्रिटिश प्रेस्टीज को ब्लो होता, it would have been a big blow to the British prestige. So some compromise was reached and the prisoners were released, but ठीक है। बॉम्बे में लैंड रिस्टोर्ड। सिविल डिसोबीडियंस के वक्त काफी लोगों ने, बॉम्बे के प्रोविंस में, सिटी में नहीं, बॉम्बे का प्रोविंस तब बहुत बड़ा था, उसी का बाइफर्केशन करके महाराष्ट्र और गुजरात बना है। तो जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था उसमें कई किसानों की जमीन जब्त कर ली थी सरकार ने ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जमीनें उनको वापस दे दी गई। ठीक है, लेकिन दो जगह प्रॉब्लम गई। एक तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी जी थे, वहां दो लोग थे, यूसुफ मेहर अली और एसएस बाटलीवाला। यूसुफ मेहर अली और एसएस बाटलीवाला, वो मद्रास के प्रोविंस में जाकर उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया। तो जो मद्रास की गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस की थी, उन्होंने उन पर मुकदमा चला दिया। और ऐसा कहा जाता है कि एक मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, नेहरू जी ने राजगोपालाचारी जी को पूछा, तो मैं आके ऐसा भाषण दूंगा तो अब मेरे पे भी मुकदमा करेंगे क्या? राजगोपालाचारी ने विदाउट फ्लिंचिंग बोला हाँ। बॉम्बे में जो के मुंशी थे, रिमेंबर ये सब काउंसिल एंट्री में जो गए हैं, हमने 3 अलग अलग भाग देखे थे। गांधी जी के अनुयायी, काउंसिल एंट्री को फेवर करने वाले और लेफ्ट। तो इंटरनल राइवलरी जो मेन थी, क्योंकि गांधी ऑलवेज प्लेड अ कंसिलिएटरी रोल, इंटरनल राइवलरी कांग्रेस में जो मेन थी वो बिटवीन काउंसिल एंट्री पीपल एंड द रेडिकल्स, ये था। तो काउंसिल एंट्री वाले लोग सत्ता में थे, क्योंकि रेडिकल्स तो काउंसिल एंट्री चाहते ही नहीं थे। तो कुछ कुछ जगह काउंसिल एंट्री वाले जो लोग थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस को यूज करा कम्युनिस्ट पे स्पाई करने के लिए, अपने ही कांग्रेस के मेंबर्स पे स्पाई करने के लिए। बिपिन चंद्रा के किताब में काउंसिल एंट्री जो फेवर किए थे और जो काउंसिल में गए, उनको राइट विंग बोला गया है।
अब ये मेरी समझ से थोड़ा परे है कि उनको राइट विंग क्यों बोला गया, क्योंकि ट्रेडिशनली राइट विंग का डेफिनेशन कुछ और ही है, यहां पे कोई रिलीजन का मामला है ही नहीं। बट बिपिन चंद्रा के किताब में उनको राइट विंग बोला गया है। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं क्यों, क्योंकि वो गलत हैं ये तो मैं बोल नहीं सकता, बहुत नोटेड हिस्टोरियन है, बट मेरी समझ से राइट विंग वो होता है नंबर 1 जो बोलता है कि कंपटीशन अलाउ करो इकोनॉमिक डोमेन में, और रिलीजन के डोमेन में ये मानता है कि हां भगवान है और रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग, ये इन दो चीजों पे निर्भर करता है। बोलते भगवान है ही नहीं तो आपकी थॉट लेफ्ट विंग हो गई, रिलीजन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, थॉट लेफ्ट विंग हो गई, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ओन्ड बाय द स्टेट, तो लेफ्ट विंग हो गए आप बोलते हो कि भगवान है रिलीजन है तो आप राइट विंग हो गए, और फुल कैपिटलाइजेशन होना चाहिए तो आप राइट विंग हुए। लेकिन ये दो चीजें कहीं डिस्क्राइब नहीं की है बिपिन चंद्रा के किताब में, फिर भी काउंसिल एंट्री वालों को उन्होंने राइट विंग ये टैग लगाया है। मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों लगाया है, किताब में तो कुछ मिला नहीं। तो सिविल लिबर्टीज के मामले में मेजर अचीवमेंट्स हुए। दूसरा, इकोनॉमी के मामले में बहुत मेजर अचीवमेंट्स किए। कैसे किए उन्होंने? एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, लैंड टेन्यूर्स को स्टेबल किया, रेंट को लोअर किया, राइट, मनी लेंडर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था उसको लो किया ताकि डेट का बर्डन बना रहे, मतलब कम हो। ठीक है, तो ये सब उन्होंने करने की कोशिश की। कई जगह डेटर्स रिलीफ एक्ट पास किए गए, कर्ज माफी कि भैया इनका कर्ज माफ कर देती है सरकार। ठीक है, तो इस तरह से एग्रेरियन में भी काफी काम करा। लेकिन इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी, बाइकैमरल था ना, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी ये एक बहुत नैरो फ्रेंचाइज से चुन के आई थी। लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बहुत सारे वोट, 1/6 मतलब बहुत हो गया था उस समय के हिसाब से, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत ही नैरो मैंडेट से आई थी, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में वही लोग भरे पड़े थे, लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट्स, और मनी लेंडर्स। इसलिए ये लोग ने जो भी रिफॉर्म लाए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के से बहुत लड़ना पड़ा था इनको। इसके कारण लैंड रिफॉर्म्स भी बहुत टफ हुए। तो इकोनॉमी में अच्छे खासे अचीवमेंट किए। अब जहां तक लेबर की बात थी, ठीक है, इसमें ये जो गवर्नमेंट्स थी कांग्रेस की, उनका बेसिक पॉलिसी ये था नेगोशिएशन नॉट कन्फ्रंटेशन। ये पॉलिसी फॉलो की थी काउंसिल एंट्री के जो लोग थे उन्होंने। तो कई जगह स्पेशली बॉम्बे में ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पास हुआ, जिन्होंने लेबर्स को स्ट्राइक पे जाने की जो आजादी थी उस पे थोड़ी लिमिटेशंस डाली। राइट, क्यों? स्ट्राइक
कन्फ्रंटेशन होता है, नेगोशिएशन नहीं। ये काउंसिल एंट्री में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो बनी उनका मानना था। तो जो लेबर्स का राइट टू स्ट्राइक है उस पे कुछ सीमाएं ला दी गई, उस पे कुछ लिमिटेशंस डाले। तो जो लेफ्टिस्ट्स थे उन्होंने इसको अपोज किया और नवंबर 1938 में स्ट्राइक हो गई बॉम्बे में कई मिलों में। स्ट्राइक करने वाले भी कांग्रेस के और सरकार भी कांग्रेस की। अजीब विडंबना। तो ये प्रॉब्लम्स थे जिनके कारण ये हुआ था। सोशल रिफॉर्म में बहुत मेजर काम हुआ। सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन कानून पास किए गए, जो मंदिरों में हरिजनों को नहीं जाने दिया जाता था, कानून पास किए गए एंड हरिजन्स वेर अलाउड इन टेम्पल्स एंड पब्लिक स्पेसेस बाय स्पेसिफिकली एनेक्टिंग अ लॉ। दूसरा, कई जगह दारूबंदी लाई गई, प्रोहिबिशन। ठीक है, भारत में बहुत बड़ी समस्या रही है ये शराब। ठीक है, तो ये सारी उनकी अचीवमेंट्स रही गवर्नमेंट्स की। लेकिन कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी थी जो आपको अंदेशा हो रहा होगा। ये कई बार ऐसा हुआ कि जो किसान सभा और लेबर यूनियन बने थे, क्योंकि अपसर्ज हुआ एकदम चुनाव के बाद, तो ऐसा लगा कि क्या फीलिंग ही अलग थी। जो संसद में अभी तक सिर्फ पैंट शर्ट में लोग जाते थे, वहां कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच रहे हैं। तो इसके कारण एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा ये हुआ कि पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, यार दिस इज विद इन आवर रीच। अभी तक कुछ साल पहले तक यहां से तो सिर्फ आदेश आते थे, हमको मारो, हमको पीटो, ऐसे आदेश आते थे। ठीक है, अभी तो हमारे ही लोग बैठे हैं वहां, तो यार ये तो अप्रोचेबल है। तो वो एक सेंस ऑफ डिग्निटी जो आई, उसका आप मोल नहीं लगा सकते। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लोगों पे बड़ा ही पॉजिटिव रहा इसका। ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि जो किसान सभा के आंदोलन थे, जो लेबर यूनियन के आंदोलन थे, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्लैश किया। क्योंकि अल्टीमेटली आपको यह तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, और वो लेफ्टिस्ट कांग्रेस के अंदर लेफ्टिस्ट और काउंसिल एंट्री के लोगों के बीच जो फर्क था, वो फर्क एकदम ओपन में आया इसके कारण। ठीक है, और सरकारें जो भी करती थी, लेफ्ट बहुत क्रिटिकल होती थी, लेकिन लेफ्टिस्ट पार्ट जो था कांग्रेस का, उन्हें स्प्लिट नहीं किया। वो हर वक्त लड़ते रहे, कांग्रेस में भी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी, हर चीज पे बहस होने लगी। लेकिन लेफ्टिस्ट वेंट ऑल द वे, बट दे डिड नॉट स्प्लिट द कांग्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। गांधी जी दोनों की निंदा भी करते थे, दोनों को सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि लेफ्टिस्ट के स्पीचेस में बहुत बार इंसाइटमेंट टू वायलेंस होता था, तो गांधी जी उसके खिलाफ भी बोलते थे। राइट विंग, जो बिपिन चंद्रा की किताब में राइट विंग लिखा है, काउंसिल एंट्री के लोग जो थे वो हर चीज पे लेफ्ट विंग को कन्फ्रंट करने चले जाते थे, गांधी ने उसकी भी निंदा करी। गांधी जी और कांग्रेस को जो ब्रिटिश की पुलिस सिस्टम है वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो गांधी जी ये चाहते थे कि हम दिखा दें कि बिना पुलिस के सरकार चल सकती है। और गांधी जी का ओपिनियन, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, आपको जो भी बोलना है, काउंसिल एंट्री वालों को यह था कि भैया पुलिस को बिना इस्तेमाल किए आपको सरकार चलानी है। लेकिन बहुत जगह वो संभव हो नहीं पाया, क्लैशेस हुए। ठीक है, और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि काउंसिल एंट्री जब शुरू हुई और जब पॉलिटिकल पावर मिलने लगी, तो बहुत सारे मौका परस्त लोग जो हैं वो कांग्रेस का हिस्सा बने, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी।
अपने पर्सनल एडवांसमेंट की, राइट? तो ये सरकार में ये इतने अंतर्विरोध भी थे। आज की डेट में भी ओवरऑल असेसमेंट पॉजिटिव ही किया जाता है, ठीक है। गांधी जी तो लेकिन इतने इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने बोल भी दिया था, आई वुड प्रेफर टू सी द गवर्नमेंट डाई, आई वुड प्रेफर टू सी द कांग्रेस डाई रादर देन गेट करप्टेड बाय दिस। और अल्टीमेटली एक ब्रिटिश सिस्टम में इंडियंस इलेक्ट होके भी लोगों का कितना भला कर सकते, उसकी एक सीमा रहेगी ना बॉस, लॉजिकली, और वो सीमा बहुत जल्दी आ गई, ठीक है। और धीरे धीरे नेहरू का भी, तो नेहरू का तो पहले से ही था, गांधी का भी, और काउंसिल एंट्री को जो फेवर करे तो उनमें से कुछ लोगों का भी धीरे धीरे ये ओपिनियन बन रहा था कि यार इससे ज्यादा काउंसिल अभी सरकारें नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अब सरकार अगर चलानी है, जितना थोड़ा बहुत कर सकते थे लिमिटेड पावर से, उतना तो हमने कर दिया। अब अगर इफ वी वांट टू रन द गवर्नमेंट अहेड, देयर विल बी अ वेरी ओपन कॉन्फ्लिक्ट। कुछ लोगों को सत्ता का मोह भी हो गया, ये सत्ता के साथ होता ही है। पॉलिटिकल पावर इज अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल, पॉलिटिकल पावर इज अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल। कुछ लोगों को सत्ता का मोह भी हुआ और धीरे धीरे ये ओपिनियन बनने लगा कि बॉस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। और तभी ये माहौल जब चल रहा था, 2 साल तक तो ये चला, लेकिन फिर जब माहौल बिगड़ा तब विश्व का माहौल भी बिगड़ा और एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पे इन्वेजन किया एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई। एंड ब्रिटेन डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वाज आल्सो एट वॉर विद जर्मनी। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वाज आल्सो एट वॉर विद जर्मनी विदाउट इवन कंसल्टिंग द कांग्रेस लीडर्स। तो सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने एन मास रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट, और ये कांग्रेस की सरकारें जो बनी थी इसका दौर खत्म हुआ। रिमेंबर, ये सरकार के काफी सारे लोग बाद में भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु पॉलिटिक्स 1971 इलेक्शंस तक सक्रिय रहे इंडिया में। इनफैक्ट 67 में उन्होंने जो अलायंस बनाई थी तमिलनाडु में, उसी अलायंस ने कांग्रेस को डिथ्रोन किया था। कांग्रेस से अलग हो गए, उन्होंने फिर एज ए सेड स्वराज पार्टी बनाई। मुंबई के जो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू थे वो थे मोरारजी देसाई, राइट, जो भारतीय राजनीति में 1980 तक सक्रिय रहे। पहले कांग्रेस का हिस्सा बन के, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन के, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब लोग, तो इसने एक नींव जरूर रखी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसी होती है, ठीक है। सीखने को बहुत मिला शायद कांग्रेस वालों को, और आज भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स में जो अपना ओपिनियन देते हैं उनका ओवरऑल असेसमेंट इज पॉजिटिव। लेकिन बाद में ये सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसके हमारे स्वतंत्रता संघर्ष पे कुछ और परिणाम हुए। कांग्रेस में फिर से अलग अलग ओपिनियंस बने। ये सब चीजें हम अगली लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।